हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था यथार्थवाद के बारे में। हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद प्रसाद युग के बारे में। उसके पहले का भी जो वीडियो है आप देख लीजिए तो आपको अच्छे समझेगा। अभी तक हम प्रेमचंद के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्रसाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है हमारा काल विभाजन वाला, हिंदी कहानी का काल विभाजन, ठीक है, ये हिंदी कहानी का इतिहास, तो इसमें हमने ये कर लिया है। ये सेकंड वाला हम कर लिए हैं। तो प्रसाद युग, प्रसाद के बारे में बता दिया है। प्रेमचंद के बारे में अभी भी यहाँ पे हमारा चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। या फिर सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, हिंदी कहानी को प्रेमचंद का योगदान क्या है, ठीक है। तो दो में से कोई भी क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। थोड़ा सा ये लॉन्ग है तो, पर इस पे सारी चीज़ें कवरअप की गई हैं प्रेमचंद से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी नॉलेज यहीं पे मिल जाएगी प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद ने अपने 20 वर्षों के लेखन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। अभी हम सिर्फ कहानियों की बात कर रहे हैं, ये देखिए कहानी का ही क्वेश्चन है। तो उनकी रचनाओं के बारे में पूरा ओवरऑल उन्होंने कितना लिखा है वो नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहानियों की बात कर रहे हैं जो 300 है। माना जाता है कि सिर्फ 20 वर्षों में ही उन्होंने हिंदी कहानी को परिपक्वता के उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने में अन्यथा 100 साल लग जाते हैं, ठीक है, 20 साल में। हिंदी कहानी की दुनिया में प्रेमचंद ने मुख्यतः निम्नलिखित बदलाव किए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी आदर्शों, उपदेशों और मनोरंजन तक ही सीमित थी। रानी केतकी की कहानी जैसी रचनाएं मनोरंजन के लटके झटकों से भरी थी। अब यहाँ पे समझिए कि रानी केतकी की कहानी जो है, ये रचना किसने लिखी है, कमेंट में बताइए आप। और यहाँ पे हम बात, ये अभी जो लाइन बोली गई, ये बोली गई कि प्रेमचंद युग से पहले, पूर्व, प्रेमचंद पूर्व जो थे, तो उस टाइम पे कहानी कैसे थे, उसमें आदर्श थे, उपदेश थे, मनोरंजन की बातें थी, और ये उसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी एक उसका एग्ज़ाम्पल है। एक जमी का दृष्टांत जैसी कहानियाँ उपदेशात्मकता से भरी थी, ये भी एक कहानी है। तो इस टाइप की और भी कहानियाँ हैं जो उपदेशों से भरी हुई हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी परंपरा को सामाजिक यथार्थवाद से जोड़ा और देखते ही देखते हिंदी कहानी भारत के ग्रामीण कृषक और वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने लगी। यानी कि ना एक क्रांति की तरह आ गई, क्योंकि वो कहानी तो लिख रहे थे, उस कहानी में उन्होंने किसके बारे में लिखने लगे, जो कृषक हैं यानी खेतीहर जो हैं यानी किसान, और जो वंचित समाज हैं, पिछड़े लोग हैं, जो जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनकी कहानियाँ उनका प्रतिनिधित्व करने लगी। आरंभिक कहानियों जैसे बड़े घर की बेटी और रानी सारंधा में प्रेमचंद भी आदर्शवाद से मुक्त नहीं हो पाए हैं। कहने की बात यह है कि यहाँ पे रानी सारंधा और बड़े घर की बेटी, ये इनका भी, ये जो कहानियाँ हैं ये आदर्शवाद से ही है, यथार्थवाद बाद में आई उनके अंदर। किंतु अंतिम दौर तक आते आते उन्होंने पूस की रात, सदगति और कफन जैसी कहानियाँ लिखकर हिंदी कहानी को चरम यथार्थवाद तक पहुंचा दिया। ये कुछ उस टाइप की कहानियाँ हैं जो चरम यथार्थवाद को दर्शाती हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानियों का विषय वैविध्य सीमित था। यानी प्रेमचंद से पहले जो हिंदी कहानियाँ थी ना, उसके विषय जो थे वो वैविध्य थे, यानी उसकी विविधता जो थी ना वो सीमित थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें विविधता नहीं थी, एक लिमिटेड था, वो सीमित था, कुछ ही विषयों पर लिखा जाता था। जैसे ये हम प्रेमचंद के पहले की बात कर रहे हैं, ये इस लाइन में, जैसे नारी सुधार, बाल सुधार आदि पर एवं देश सुधार पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में तत्कालीन, उस टाइम पे जैसा उस टाइम का सिचुएशन परिस्थिति थी, तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को उठाया और उनकी कहानियाँ भारतीय समाज का एल्बम बन गई। एल्बम क्या होता है हम देखते हैं, बचपन की फ़ोटो, उससे बड़े की, उससे बड़े की, फिर शादी की, फिर बच्चों की, फिर बुढ़ापे की, इस टाइप की वो एल्बम बनाती हैं।
क्या दिख रहा है उसमें, हर हर तरीके का एक एल्बम, भारतीय समाज का एल्बम इसमें दिख रहा है। भारत का समाज कैसा है उसका पूरा एल्बम बन गया। उनकी कहानियाँ ऐसी थी, क्योंकि हर एक टॉपिक पे लिखते, हर मुद्दे पे लिखते, हर सिचुएशन पे, मतलब हर तरीके का जो भी उस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही थी उस तत्कालीन भारतीय समाज की, लगभग हर समस्या को उठाया उन्होंने, हर तरीके की समस्या को उन्होंने उठाया। उनकी कहानियों में आप पाओगे वो चीज़ें। उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे बूढ़ी काकी देख लो, उसमें क्या है, वृद्धों की समस्या है। ईदगाह क्या है, अभावग्रस्त बच्चों की समस्या है। अभावग्रस्त यानी किससे अभाव है, ठीक है, पैसे का अभाव है। और अगर हम देखें तो परिवार, साधन, खुशी, सबका अभाव यहाँ पे है। पूस की रात, गरीब किसान की समस्या है। कफन, गरीबी और भूख की समस्या है। सदगति, दलितों के शोषण की समस्या है। अलग्योझा, संयुक्त परिवार के टूटने की समस्या है। नया विवाह, बेमेल विवाह की समस्या है। गुल्ली डंडा, सहजता छिन जाने की समस्या है। शतरंज के खिलाड़ी, राजनीतिक जिम्मेदारियों से दूर भागने की समस्या है। ये जो देखोगे आप ना, ये कहानियाँ, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये सब जगह प्रेमचंद ने अपने आप को ही रख के ये कहानियाँ लिखी हैं। चाहे नया विवाह हो, जैसे उन्होंने, वो अपनी शादी से, पहली शादी से वो खुश नहीं थे, फिर उन्होंने दूसरी शादी की जो वो जो उन्होंने बाद में एक विधवा की लड़की से शादी की, तो कैसे वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, तो उसको बेमेल विवाह की समस्या उन्होंने बताया। गुल्ली डंडा, सहजता छिंजन, मतलब हर जगह पे आप देखोगे ना, तो उन्होंने अपने आप को रख के कहीं ना कहीं किसी न किसी करैक्टर में उन्होंने अपने आप को दिखाया है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कहानियों के शिल्प के स्तर पर, शिल्प यानी कहानियों के बनने के स्तर पर प्रेमचंद ने सबसे बड़ा बदलाव चरित्र योजना पर किया है। उनसे पहले की कहानियों में चरित्र प्रायः एक आयामी, यह है, और अस्वाभाविक होते थे। पहले के जो कहानियाँ होती थी उसके चरित्र कैसे होते थे, आयामी होते थे, और उतने स्वाभाविक नहीं होते थे जितना होना चाहिए, रियलिस्टिक नहीं होते थे। जो उन्होंने रियलिस्टिक दिखाई है ना अपनी कहानियों, उपन्यासों, हर एक चीज़ में, पहले की कहानियों में ऐसा नहीं था। वे या तो अच्छे होते थे पहले की कहानियों में, या बुरे। प्रेमचंद की शुरुआती कहानी की है, शुरुआती कहानियों में भी जैसे रानी सारंधा में ऐसा चरित्रांकन झलकता है, ठीक है, इसी टाइप का उन्होंने भी लिखा है। किंतु क्रमशः आगे चल के वे समझ गए कि कोई भी व्यक्ति केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता, विभिन्न व्यक्तियों में अच्छाई या बुराई का अलग अलग अनुपात होता है। यही कारण है कि प्रेमचंद के अधिकांश चरित्र सहज और स्वाभाविक बने, न कि कठपुतली जैसे और आदर्श। उन्होंने ना जो रियल है, उन्होंने कहानी के पात्र को उसके हिसाब से चलने दिया, कहानी के हिसाब से चलने दिया। उन्होंने कहानी को तोड़ मरोड़ के या फिर सही दिखाने के लिए या आदर्श स्थापित करने के लिए उसमें बदलाव नहीं किए, उसमें जैसे मतलब प्लास्टिक सर्जरी टाइप में उन्होंने नहीं किया। उनके अधिकांश चरित्र जैसे कैसे हैं, सहज हैं, स्वाभाविक हैं, रियलिस्टिक हैं, कठपुतली जैसे नहीं है, सिर्फ आदर्श दिखाने के लिए नहीं है। कफन के घीसू और माधव उनकी इस चरित्र दृष्टि के सर्वोच्च स्तंभ है। अगर आप कफन के घीसू और माधव को पढ़ोगे तो देखोगे तो उनका चरित्र कैसा है, दृष्टि के, इस चरित्र दृष्टि से सर्वोच्च स्तंभ है। प्रेमचंद ने दूसरा बड़ा परिवर्तन हिंदी कहानियों की भाषा में किया। प्रेमचंद ने दूसरा बड़ा परिवर्तन किसमें किया, हिंदी की भाषा में। पहले की कहानियाँ हिंदी की दो शैलियों को लेकर असमंजस में थी। कुछ लेखक वैसी तत्सम संस्कृत निष्ठ शैली हिंदी के समर्थक थे, यानी कि बहुत हार्ड हिंदी लिख रहे थे, ठीक है। पर कुछ लेखक यानी कैसे लिखते थे कि संस्कृत निष्ठ भाषा लिखते थे एकदम, कि हर कोई पढ़ ना पाए, हर कोई समझ ना पाए, उस टाइप की कहानियाँ। जिसका प्रयोग राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक में किया, डॉट थोड़ा यहाँ पे है, नाटक में किया था। तो दूसरी तरफ उस फारसी निष्ठ शैली का दूसरा क्या था, एक तो संस्कृत निष्ठ होता था शैली, दूसरा होता था फारसी निष्ठ उस फारसी निष्ठ शैली का अनुसरण कर रहे थे। कैसा था, वो भी हार्ड ही है। यहाँ के लोगों की जो भाषा इतनी सिंपल है, वो फारसी क्यों पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। जिसका प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार में कर रहे थे। ये एक अखबार है, सितारे हिंद बनारस अखबार में कर रहे थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी के इस राय से सहमत थे कि हिंदी का लोक प्रचलित रूप अर्थात हिंदुस्तानी ही साहित्य में प्रयुक्त होने चाहिए। तो अभी देखो, कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हिंदी जो ऐसी भाषा है कि हमारे देश का हर एक कोना, मतलब कि हर एक लोग उसे बोल सकते हैं, एटलीस्ट समझ तो सकते ही हैं,
अगर हम जाएं साउथ में कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोग ना बोलते हों, बट एटलीस्ट वो समझ तो पाते ही होंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बहुत बहुत पुराने लोग होंगे, वही नहीं समझ पाते होंगे हिंदी, जो बहुत वहाँ के ओल्ड पर्सन होंगे जिन्होंने हिंदी नहीं कभी पढ़ी, नहीं जानी, नहीं समझे, तो वही नहीं समझ पाएंगे। तो गांधी जी भी क्या बोलते थे कि गांधी जी के इस राय को उन्होंने माना कि हिंदुस्तानी ही साहित्य रूप में प्रयुक्त होनी चाहिए, जो हमारी भाषा है उस टाइप में। यद्यपि रानी सारंधा जैसी कहानियों में तत्समी हिंदी दिखती है, क्योंकि उन्होंने भी अब कठिन हिंदी रखा है, और शतरंज के खिलाड़ी था ईदगाह में भाषा का उर्दूपन भी झलकता है। अब क्योंकि ईदगाह कैसा है या शतरंज के खिलाड़ी कैसा है, ये थोड़ा सा कहानी ही वैसा है कि अब ये जो ईदगाह का बच्चा है तो वो मुस्लिम है, तो अब उसकी माँ भी कैसी है, हामिदा, वो भी मुस्लिम है, हामिद, और उसकी उसकी जो मतलब हामिद जो बच्चा है, और जो उसकी माँ है, दादी है, वो भी क्या है, बूढ़ी, मतलब कि वो भी मुस्लिम है। तो उनकी वजह से उसमें वो उन्होंने उर्दू का यूज़ किया है, उर्दू पंच लगता है, किंतु ये कथा वस्तु की मांग के कारण हुआ है ना, क्योंकि कथा वस्तु की मांग है, कथा वस्तु मैंने आपको समझाया था। भाषाई पूर्वाग्रहों के कारण नहीं, पूर्वाग्रह यानी कि आप पहले से ही निश्चित कर लिया, नहीं मैं तो इसी भाषा में लिखूंगा, भाषाई पूर्वाग्रह नहीं, उन्होंने ऐसा सोच के नहीं लिखा कि मैं तो इसे उर्दू में ही लिखूंगा, क्योंकि उसके चरित्र ऐसे हैं, उर्दू वाले हैं, इसके लिए उन्होंने उस चीज़ को डाला है उसमें। पूर्वाग्रह यानी पहले से ही सोच के रखना, पहले से ही निश्चित। उनके अधिकांश कहानियों में हिंदुस्तानी शैली ही व्यक्त हुई है, और यह भी एक बड़ा कारण है कि वह भारत में सबसे अधिक पढ़े गए कहानीकार और उपन्यासकार हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रही है ना वो चीज़ें, लोग उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्था को समझ पा रहे हैं, समाज को समझ पा रहे हैं, स्थिति को समझ पा रहे हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों में मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत की थी, मनोविज्ञान प्रयोग, ठीक है, की थी, किंतु उनका मनोविज्ञान का प्रयोग प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञे से अलग है। लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ये सामाजिक यथार्थवादी हैं, और प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञे ये मनोवैज्ञानिक या मानसिक यथार्थवादी हैं, लास्ट वीडियो में समझाया था। इनसे अलग हैं, जहाँ प्रसाद की रुचि यानी जयशंकर प्रसाद की रुचि अभिजन वर्ग के मनोविज्ञान को समझने में है, और जैनेन्द्र व अज्ञे की रुचि सिगमंड फ्रायड की सैद्धांतिक में है, वहीं प्रेमचंद की रुचि आम आदमी के सहज मनोविज्ञान में है। अब देखो, जो सिगमंड फ्रायड हैं, ये सिगमंड फ्रायड भी क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके सिद्धांत के हिसाब से ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो प्रेमचंद लिख रहे हैं वो सहज मनोविज्ञान के हिसाब से लिख रहे हैं, जिसे समझने के लिए ग्रंथों की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आम आदमी के हिसाब से आप खुद समझ पाओगे, बल्कि परिपक्व दृष्टि की ज़रूरत होती है। गुल्ली डंडा और रहस्य सभ्यता कहानियों में ये कहानियाँ हैं, उन्होंने मध्यवर्गीय मनोविज्ञान का चित्रण किया है। मध्यवर्गीय मनोविज्ञान, जैसे हम मध्यम वर्ग से आते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है उन्होंने। गिला और नया विवाह, ये भी उनकी कहानियाँ हैं। ये जल्दी जल्दी में मैंने इसको इस तरीके से ये इसका मतलब कि सिंगल इंटरेट कॉमा में नहीं किया है, तो यहाँ से आप ऐसे समझ पाओगे कि ये अलग है थोड़ा, मतलब समझ में आएगा कि कहानियाँ हैं, कहानियों के नाम हैं। नया विवाह में स्त्री मनोविज्ञान का सदगति मनोविज्ञान का, ठीक है, नया विवाह में किसका, स्त्री मनोविज्ञान का। गिला और नया विवाह में स्त्री मनोविज्ञान का, और सदगति में दलितों के मनोविज्ञान का, ठीक है। कफन में गरीबों और पूस की रात में किसानों के मनोविज्ञान का, इन सब के मनोविज्ञान को इन्होंने दर्शाया अपनी कहानियों में, इस अलग अलग कहानियों में। कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी ये ज़्यादा नहीं होगा कहना, अतिशयोक्ति नहीं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं होगा कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्म भूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। यही कारण है कि सैकड़ों कहानीकारों के आगमन के बावजूद वे आज भी हिंदी के सर्वाधिक समादृत कहानीकार हैं। सर्वाधिक समादृत यानी समादृत का मतलब सम्मानित, सबसे अधिक सम्मानित कहानीकार हैं, ठीक है। तो इसके बाद कहानियों की समीक्षा करने आना चाहिए आपको, तो ये हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
और इनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं वो मैं और अच्छे से बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो भी है वीडियो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखें, जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, BA MA नेट टेट, ठीक है, JRF UGC, इन सब के लिए, DSSB, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इवन जो UPSC कर रहे हैं उन सब का ही ये चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ। UPSC लेवल की ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ये जो बता रही हूँ यहाँ पे हर एक वीडियो में। तो वो जब आप UPSC लेवल का पढ़ रहे हो तो आप समझ सकते हो कि ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हो इसे, ठीक है।